वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट फौजिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राव काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रियल स्टेट एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, काशिफ साहब से बात होगी हमारी कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, आज के दौर में एक घर बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो एक आसान से उसमें इनसे जानेंगे कि किस तरह घर बनाया जा सकता है। साथ जो हमारी इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा मजीद जी, आपसे जानते हैं, काशिफ साहब से जानते हैं, काशिफ साहब इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है रियल स्टेट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट एक बैड पैच से गुजर रही है। इसकी बहुत सारी रीज़न है। हमारा जो करंट पॉलिटिकल स्टेटस है, करंट हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो भी नो डाउट कि उसमें उसका एक रोल है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की नॉन फ्रेंडली जो रियल स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो भी, उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट इंडस्ट्री को ना सही तरह से समझा नहीं गया। जब भी रियल स्टेट जो है वो हम नाम लेते हैं तो रियल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये प्लॉट की खरीदो फरोख्त है या ज़मीन की खरीदो फरोख्त है। इसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, उसके साथ 3 से 4 इंडस्ट्रीज बिल वास्ता या बिला वास्ता जुड़ी हुई हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, लेबर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, कारपेंटिंग की सनत जुड़ी हुई है, आपकी जो है ना वो टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और वो इंटीरियर जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने रियल स्टेट के साथ अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो टैक्सेस की मद में या एवेल्युएशंस की मद में, यानी हमारी अभी हम बात करें करंट हमारी जितनी भी एवेल्युएशंस हैं बहुत ही नॉन रियलिस्टिक बेसिस पे उनका अंदाज़ा लगाया गया है। उसी बेसिस पे चूँकि हमने टैक्सेस जो है वो पे करने होते हैं, जो हमारे सेलर के या परचेजर के टैक्सेस होते हैं। तो ये इस वक्त एक असमा नो डाउट रियल स्टेट का एक बैड पैच है, जिसके लिए मेरे ख्याल में जो अरबाब इख्तियार हैं उनको रियल स्टेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है और वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है। प्राइस एस्केलेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी स्टील की जो प्राइसेस हैं वो पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट कोई 100% प्लस जो है उसमें इजाफा हुआ है। सीमेंट का इसी तरह से। हाँ। और अदरवाइज भी जो जितनी बाकी लेबर की भी जो प्राइसेस हैं, आपकी महंगाई की वजह से जो लेबर की प्राइसेस हैं वो, जैसे वो एक मैसन जिसका पहले 500 रुपये पर लेबर पे पर डे पे गुजारा हो जाता था, अब वो अनफॉर्चुनेटली गुजारा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इस पर बैठने की जरूरत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? अब जाहिर सी बात है, हम कहते थे पहले लोगों के लिए घर बनाना बड़ा आसान होता था। अब हम देखते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर चीज़ महंगाई की वजह से, क्योंकि हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ा है, तो अभी इस टाइम में घर बनाना जो है वो कैसे बना सकते हैं आप कम पैसों में? देखिए, कम पैसों में तो मैं शायद इसको डिफाइन ना कर सकूं, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो प्राइस एस्केलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी मतलब है। मुश्किल है इस दौर में घर बनाना। पहले अगर आपकी जो ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट थी वो 1300 से 1500 के दरमियान में अगर वो वेरी कर रही थी, अब वही कॉस्ट आपकी ग्रे स्ट्रक्चर की 2000 to 2500 जो है वो कॉस्ट मतलब उसमें वेरी कर रही है। और इसी तरह से अगर हम बात करें आपकी जो फिनिशिंग कॉस्ट है वो अगर पहले 2000 से 2500 के अंदर जो है वो वेरी कर रही, तो अभी वही कॉस्ट आपकी 3500 से 4000 के अंदर जो है वो कॉस्ट कर रही है। तो मुश्किल है। अभी अगर 5 मरले का घर हमारा पहले जो है वो 5 मिलियन to 5.5 मिलियन के अंदर जो है वो एक अच्छा, यानी A+ कंस्ट्रक्शन के साथ हम बना लेते थे, वही घर अब आपको जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई 8 मिलियन प्लस में कॉस्ट करता है फिनिशिंग के साथ। अगर हम 10 मरले की बात करें तो वही घर जो आपका पहले 15 मिलियन के अंदर जो है वो आपका फिनिशिंग के साथ हो सकता था, अब वही घर आपका जो है ना वो 20 मिलियन प्लस जाके कॉस्ट उसकी आ रही है। तो सस्ता तो कुछ नहीं रहा। हाँ, ये तो बात हकीकत है। वैसे अब तो हम ये कहते हैं ना कि कोई थोड़ी सी कोई चीज़ आपकी जो है खाने पीने के हवाले से भी हम देख लें तो आपकी हर चीज़ महंगी हुई है। बेसिकली तो आपका घर बनाना जो है वो तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आपके जो करेंसी एक्सचेंज जो रेट्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो आपकी फ्यूल की प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती हैं। फ्यूल की प्राइसेस के साथ आपकी जो है ना बेसिक जो नीड्स हैं
वो जुड़ी हुई हैं, आपकी फूड आइटम्स, आपकी जितनी बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो एक प्राइस कॉस्ट में डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से फिर हर चीज़ सफ़र होगी। अच्छा, जिस तरह हम टैक्स के हवाले से प्रॉपर्टी की बात भी कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज पर भी अब जो है वो टैक्स लागू है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए FBR ने जो है ना वो नो डाउट अपने जो सिस्टम है उसको तो खासा उन्होंने अपडेट किया, लेकिन जो फाइलर और नॉन फाइलर की जो रेस है ना अभी तक, इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो है ना वो लोगों को इनकरेज करें कि वो फाइलर हों। हमने जो है ना वो शायद सिस्टम को इतना डरावना या खौफनाक बना दिया कि लोग फाइलर होने से डरते हैं। तो मेरे ख्याल में FBR को ना इस पहलू पे सोचना चाहिए कि लोग जो हैं वो फाइलर की तरफ आएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि ना आपकी जितनी भी यानी आपकी फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, और जब वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी तो आपका जो ये अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट का एक इशू है जो ये सेटल डाउन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही सिर्फ मैं ये नॉन फाइलर की जो इस्तेलाह है ना ये यहाँ पे सुनता हूँ कि जी नॉन फाइलर है तो इसका टैक्स जो है वो आप दुगना कर दें या फिर दुगने से 4 गुना कर दें। मेरे ख्याल में उसको आप फाइलर की तरफ लाएं, वो ज़्यादा अच्छा पहलू होगा। उससे जो है ना इंकरेजमेंट आएगी और लोग जो है वो ना सिर्फ जो है ना वो अपनी यानी फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उसकी डिक्लेयर की तरफ जाएंगे, बल्कि जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है ये भी ग्रो करे। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या बात हो रही है रियल एस्टेट के हवाले से? गवर्नमेंट ने तो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अभी तक जो है वो इसको उन्होंने एज एन इंडस्ट्री जो है वो एक्नॉलेज नहीं किया। तो गवर्नमेंट को तो मेरे ख्याल में अभी जो है ना इसके ऊपर बैठना चाहिए। अभी नए बजट के अंदर भी हम सुन रहे हैं कि नए टैक्सेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं ऑलरेडी। यानी आपने प्राइस एवेल्यूएशन की मद में जो ऑलरेडी काम ख़राब किया हुआ है उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना आपकी सफ़र कर रही है। अभी अगर आप जो है ना वो टैक्सेस मजीद नए टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल में तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मौशी कत्ल साबित होगा, और इससे जो है वो आपके लाखों लोग जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक हमेशा से खामोश सिपाही होता है। अगर आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है दैट मीन्स आपकी बाकी इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं। एक बेसिक आप इसको ज़रूरत भी कह सकते हैं, बुनियादी ज़रूरत भी कह सकते हैं, और मेरे ख्याल में घर जो है वो हर एक शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। तो ये फिर उसकी पहुँच से चीज़ें बाहर हो जाएंगी और एक आम आदमी तो फिर जो है ना वो अपना घर बनाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकेगा। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, उसके हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से भी कोई इक़दाम नहीं किए जाते, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये अवेयरनेस कैंपेन जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे भी चलनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे MDA जो है वो एक रेगुलेटर के तौर पे काम करती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है इसी प्रॉपर्टी के हवाले से। अगर हम बात करें तो लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ पे MDA एक रेगुलेटर के तौर पे जो है ना वो किरदार अदा करती है, तो MDA को चाहिए कि वो कैंपेन्स अपनी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसको बढ़ाए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना वो सोसाइटी तो बना लेते हैं लेकिन उसकी डेवलपमेंट, उसकी जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि उस जो सोसाइटी है उसके अंदर लोगों ने आके रहना है, उनकी एजुकेशन की ज़रूरियात होंगी, उनकी जो है वो हेल्थ की ज़रूरियात होंगी। वो लोग जो है वो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं जैसे स्टोर्स हैं, अदरवाइज़ जो जितनी भी सहूलियात हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए। डेवलपमेंट का काम जो है वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो इस एक अमर की वजह से जो है ना फिर वो लोगों का एतमाद जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। तो मेरे ख्याल में एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है MDA की जानिब से भी और अदरवाइज़ बाकी सोसाइटीज़ की जानिब से। बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो उनको मिसाल रखते हुए, उनको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में बाकियों को भी उसी नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। देख, अच्छा, आप क्या समझते हैं, कुछ भी आपने परचेज़ करना हो, कोई प्लॉट वगैरह परचेज़ करना हो या घर बनाना हो, तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि किन चीज़ों का जो है ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, आप किसी भी सोसाइटी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे उस सोसाइटी के जो है वो ऑथराइज जो पर्सन है ना डीलिंग के लिए वो उन्होंने डिक्लेयर किए होते हैं। तो पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारे यहाँ जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग घर से निकलते हैं ना तो हम अपने किसी जो है ना वो कज़न या मामू चाचू को साथ जो है वो लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। वो अनफॉर्चुनेटली अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि चीज़ बेहतर मिल सके, बट वो एक्सपर्ट नहीं होते उसके अंदर।
आपके पास जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। आप गूगल करें, गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो हेल्प आउट हो जाती हैं। आप जब उसके पास जाएं तो आप ये देखें कि उसका जो पोजेशन है उस सोसाइटी का, वो अल्टीमेट 100% उसी ओनर के पास है जिससे आपकी बातचीत होने जा रही है। और कोशिश करें कि आपकी जो डील है वो सेलर और परचेज़र की जो है ना वो बीच में मिडल मैन तो रहेगा, उसका तो रोल रहना है, लेकिन सेलर और परचेज़र की जो है वो अल्टीमेटली एक दो बदू मुलाकात भी हो सके। सही, इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, काशिफ साहब ये बताएं कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन हमारी चल रही है रियल एस्टेट की, उसमें आपको किन चैलेंजेस का जो है वो ज़्यादा सामना है और आप फेस कर रहे हैं? देखिए, और आप क्या समझ रहे हैं कि उनमें किस तरह जो है बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, हमारी अभी लास्ट मीटिंग हुई थी कमिश्नर एफबीआर से, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जो प्राइस एवेल्यूएशन है वो रियलिस्टिक बेसिस पे होनी चाहिए। उसमें जब आप प्राइस एवेल्यूएट करते हैं तो आप जो सो कॉल्ड जो टूल्स हैं उसको ना यूज़ करें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, ताकि एक रियलिस्टिक जो प्राइस वैल्यू है वो सामने आ सके और उसी की बेसिस पे जो है वो टैक्सेस इम्प्लीमेंट हों और टैक्सेस पे भी हो सकें। क्योंकि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है ना वो सारे स्टेक होल्डर जहाँ जहाँ जिन भी सोसाइटीज़ के हैं उनको बुलाएं, उनसे बैठ के आप उनकी मुशावरत के साथ आप जो है वो प्राइस एवेल्यूएशन की तरफ जाएं। दूसरा जो है वो टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम नॉन फाइलर को डिस्करेज तो कर रहे हैं, लेकिन हम फाइलर को जो है ना वो उसको करने में इनकरेज नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में एफबीआर को जो है ना अपना एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो उसको अपनाने की ज़रूरत है कि लोग एफबीआर के पास जाते हुए घबराएं ना, डरे नहीं। अभी एफबीआर का नाम सुन के ना जो है ना वो मतलब एक खौफ सा जो है वो खौफ सा तारी होना शुरू होता है कि कोई भी मतलब आप जाके इंट्रोड्यूस भी करवाएगा ना कि मैं एफबीआर का नुमाइंदा हूँ, तो उसका एक डर खौफ है। मेरे ख्याल में ये एफबीआर के साथ नहीं होना चाहिए। एफबीआर को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। एफबीआर जो है वो जाके बिजनेस कम्युनिटी से मिले, उनके साथ जो है ना अपना एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम करे, ताकि लोग जो है वो फाइलर हो और अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको डॉक्यूमेंट्स में लाएं और एफबीआर जो है वो एक मुस्बत रोल जो है वो अदा कर सके। तो ये एक इस समर की ज़रूरत है कि एफबीआर जो है वो इस चीज़ को समझे और ना एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपनाते हुए जितनी मेन सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर अपने काउंटर्स लगाए, चाहे वो खुद वहाँ जाके कॉन्फ्रेंसेस करें या मीटअप्स करें, और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के जरिए जो है ना वो मैक्सिमम लोगों को जो है ना वो फाइलर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका फौजिया, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।